Experience the care of Narayana Health. सा सनि धनि सनि धनि सनि धानि सा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 24। आपने पिछले 23 एपिसोड्स में हमारा बहुत साथ दिया और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके दिमाग में थे हेल्थ केयर रिलेटेड, उनके हमने जो डॉक्टर्स थे नारायणा हेल्थ के, उनसे वो क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स आपको मिले और एक बेटर हेल्थ की तरफ हमारी जो जर्नी शुरू हुई है, आज हम उसमें काफ़ी आगे आ गए हैं। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे जो है ब्रेस्ट कैंसर। जैसा कि आपको पता है, ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ा कारण है जो टोटल कैंसर्स इंडिया में होते हैं। और आज एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर, एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर जो कैंसर की हैं, हमारे साथ आई हैं, डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर की एक डॉक्टर हैं। और उनसे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे और उनसे आंसर्स चाहेंगे। सो डॉक्टर इंदु, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और अपने बारे में कुछ बताइए इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें। I have been treating cancer patients for close to 25 years now. I'm associated with Narayana Health for almost 3.5 years now and happy to have started the department. So बहुत senior लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है and this is a very journey which will continue to learn and give the best to my patients. तो दोस्तों, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में। सो आपके जो कुछ सवाल हैं उनसे आप करेंगे। सो डॉक्टर इंदु, सबसे पहले बताइए कि ये ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है हमारे देश में, और इसका जब शुरुआत होती है तो क्या कोई सिम्टम्स होते हैं या नहीं होते, और कैसे किसी को पता चले कि कुछ गड़बड़ है या कुछ ठीक नहीं है? ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम फीमेल्स का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर पूछें तो वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। और धीरे धीरे हिंदुस्तान में ये महिलाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अगर 2020 का हम लोग डेटा देखें तो 2 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस किया गया था। और एक तरह से हिंदुस्तान में 22 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। और यह फिगर वेरी करती है। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे 1 in 12 वुमेन आर एट रिस्क, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, खासतौर से अगर हम मिज़ोरम की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो वहाँ पे इवन 1 in 12 वुमेन इज़ एट रिस्क, जबकि रूरल एरियाज़ में 1 in 60 वुमेन इज़ एट रिस्क। सो आपने दूसरा एक सवाल पूछा कि क्या हमें कैसे पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि छाती में कोई गांठ होना, मतलब लंप जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। सो एक महिला अगर वो रेगुलरली हर महीने अपना ब्रेस्ट कैंसर चेकअप करे तो वो एक मटर के दाने जितनी गांठ को भी पकड़ सकती है। सो अगर किसी को भी ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है या बगल में कोई गांठ है तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। सो मैं ये बताना चाहूँगी कि पेनलेस लंप जो हैं उनसे हमको और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो हुई कि छाती में या बगल में कोई गांठ हो जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई दर्द हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि निप्पल में से कोई पानी का रिसाव, खून का रिसाव, वो बड़ा कॉमन सिम्टम है जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण हो सकता है कि डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, मतलब जैसे एक संतरे का छिलका होता है उस तरह की स्किन जो ब्रेस्ट की है वो डिम्पलिंग होने लग जाए, या निप्पल अंदर के साइड जाने लग जाए, या आपको ऐसा लगे कि ब्रेस्ट एक साइड के साइज़ अचानक से बढ़ रहा है। सो और कभी कभी महिलाएं हमारे पास लेट स्टेज में आती हैं तो बोनी पेन्स के साथ आ सकती हैं। आपको बिना वजह थकान लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई हेडेक, या इस तरह के भी लेट स्टेजेस में लक्षण होते हैं। सो जस्ट टू रिवाइज, ब्रेस्ट कैंसर, छाती में कोई गांठ, छाती या बगल में कोई गांठ होना, निप्पल का अंदर जाना, निप्पल से कोई डिस्चार्ज होना, या आकार में कोई परिवर्तन होना, ये मेन लक्षण माने जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत वाइड टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर की भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, या एक ही तरीके का ब्रेस्ट कैंसर होता है? 2 तरह के मैं बोलूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। एक होता है जिसको हम इन्वेजिव कैंसर्स बोलते हैं और एक होते हैं नॉन इन्वेजिव। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नॉन इन्वेजिव कैंसर का मतलब है कि जिनकी जस्ट शुरुआत हुई है और वो पूरी तरह अभी कैंसर बने भी नहीं हैं, जिनको हम प्री कैंसरस स्टेज में बोलते हैं।
ये दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू DCIS, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लॉब्युलर कार्सिनोमा इन सीटू। यह पता लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई महिला अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग कराती है, रेगुलर सेल चेकअप्स कराते हैं या मैमोग्राम्स कराते हैं, सो थैंकफुली ब्रेस्ट कैंसर को हम नॉन इन्वेजिव स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसमें महिला सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकती है एंड शी कैन लीड एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, जिसमें हो सकता है आपको कीमोथेरेपी की भी कोई ज़रूरत ना पड़े और आगे किसी और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है कुछ समय के लिए हार्मोन ट्रीटमेंट देना पड़े और कंप्लीट ब्रेस्ट भी रिमूव ना करना पड़े। सो दिस इज़ अ नॉन इन्वेजिव टाइप ऑफ कैंसर। दूसरा टाइप होता है इन्वेजिव कैंसर, जिसका मतलब है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पियर्स करके चला गया है। वो अगर उसी जगह पे रहता है, ब्रेस्ट के अंदर ही रहता है, तो वो स्टेज 1 में माना जाएगा। अगर वो फैल के बगल में चला जाता है या किसी, तो अर्ली स्टेज में माना जाएगा। बट अगर वही पार्ट ट्यूमर निकल कर शरीर के किसी भी और हिस्से में चला जाए, जैसे मान लीजिए हड्डी में चला जाए, गर्दन की गांठों में चला जाए, लंग्स में चला जाए, लिवर में चला जाए, बोन्स में चला जाए, तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, विच इज़ अ मेटास्टेटिक कैंसर। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक चीज़ हुई इन्वेजिव वर्सेस नॉन इन्वेजिव, दूसरी चीज़ हुई स्टेज, और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट है वो ये है, वो किस टाइप का कैंसर है। सो टाइप का मतलब क्या है, जब भी हम किसी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की बायोप्सी करते हैं तो उस पर हम 3 चीज़ें देखते हैं कि वो ER/PR स्टेटस क्या है। मतलब ये हार्मोन ड्रिवन ट्यूमर्स होते हैं। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स में होता है, वो अगर एक्सेस मात्रा में बनता है तो हम ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। तो हमारा ट्यूमर ER/PR पॉजिटिव है कि नहीं और HER2/neu पॉजिटिव है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो उसको हम ट्रिपल पॉजिटिव कैंसर बोलते हैं। अगर ये तीनों नेगेटिव होती हैं तो उसको ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। और कोई पेशेंट हो सकता है जो इनका कम्बिनेशन हो कि ER/PR पॉजिटिव हो, HER2/neu नेगेटिव हो, दिस विल बिहेव इन अ गुड वे। और हो सकता है कि ER/PR नेगेटिव हो और HER2/neu पॉजिटिव हो, तो उस पेशेंट में भी हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। सो अगर ये चीज़ हमें पता होती है तो पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है कि हम बाद में पेशेंट को हार्मोन ट्रीटमेंट देंगे, कोई टारगेटेड ड्रग देंगे, कीमोथेरेपी देंगे। और हमारे पास ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को फर्दर क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, आपने डॉक्टर इंदु बंसल ने टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया। इन सब चीज़ों को अगर आप और जानना चाहते हैं, डॉक्टर इंदु बंसल से मिलना चाहते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, तो जो QR कोड आपके स्क्रीन पे इस समय आपको नज़र आ रहा है, उससे हमारा NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए। उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर इंदु बंसल से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। पर जानकारी लेना और उस पर एक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हमें कैंसर को इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट करना है। डॉक्टर इंदु, हम अब डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। पहली बात तो आपने कही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्योंकि वो घर में भी किया जा सकता है। उसके अलावा और कौन सी टेक्निक्स आजकल आ गई हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में, बट उनके बारे में बताइए कि उनकी कब कब करानी चाहिए, पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए, किस उम्र में क्या पीरियोडिसिटी होनी चाहिए, किस स्टेज में ये सब बातें करनी शुरू करें, तो हम डायग्नोसिस के ऊपर ज़रा ध्यान देंगे। 20 साल की उम्र से हमें अपनी बच्चियों को सिखा देना चाहिए कि हाउ टू डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महीने 20 साल की उम्र से आइडियली हमें डिटेक्ट करना चाहिए। एक तो चीज़ हो गई सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो मैंने कहा हर महीने 20 साल की उम्र से टिल लाइफ लॉन्ग, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। दूसरी बात कि कोई भी गांठ है तो उसको छुपाइए नहीं, सेल्फ मेडिकेट मत करिए, गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट। सेकेंड चीज़ है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कि आप डॉक्टर के पास कब जाएं। तो 20 से 40 साल की उम्र में 2-3 साल में भी अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर दें, तो वो आपकी टेक्निक भी चेक कर लेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें मैमोग्राम, एक मैमोग्राम होता है जिसको हम, मैमो मीन्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का एक डेडिकेटेड एक्सरे होता है, वो आजकल हमारे पास 3D मैमोग्राम्स की फैसिलिटी है। उसमें ब्रेस्ट को 2 प्लेट्स के बीच में प्रेस किया जाता है। इट्स नॉट वेरी पेनफुल, चंद मिनटों का टेस्ट है। आइडियली 40 से 45 ईयर्स के बीच में 3 साल में कम से कम एक बार हम लोग मैमोग्राम कर लें तो बहुत ही अच्छा है।
सो उससे बहुत ही छोटा सा कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम के डिपॉजिट्स भी होंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, जिससे हम DCIS के स्टेज में, मतलब नॉन इन्वेजिव स्टेज में हम कैंसर को पकड़ सकते हैं। और 45 to 54 की एज में कम से कम साल में एक बार अगर हम ब्रेस्ट मैमोग्राम कराते हैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और बहुत यंग एज में, जैसे 40 ईयर्स से कम की एज में, अल्ट्रासाउंड इज़ बेटर देन मैमोग्राम, बिकॉज डेंस ब्रेस्ट जो होता है, यंग एज में डेंस ब्रेस्ट होता है, उसमें मैमोग्राम की बजाय अल्ट्रासाउंड थोड़ा बेटर डिटेक्ट कर पाता है। और जिन महिलाओं की फैमिली हिस्ट्री है, मतलब हमें जन्मपत्री से ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली की हेल्थ, जन्मपत्री हमें पता हो। सो अगर आपके फर्स्ट रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब मदर, सिस्टर, बच्चा, अगर उनको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं, या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स की मौसी, दोनों साइड में, मौसी या फादर के साइड में कज़न्स, उनके बारे में हमको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस उम्र में आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उससे कम से कम 5 साल पहले हमें अपना चेकअप शुरू कर देना चाहिए। और एक और चीज़ है, जो हेरिडिटरी डिस्पोजिशन के थ्रू ट्यूमर्स होते हैं, जिनमें 5 to 10% कैंसर्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, तो उनमें, या किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, पैनक्रियाटिक कैंसर्स हैं, या कोई और सिंड्रोम्स होते हैं, तो उनमें हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, और उनमें ब्रैका टेस्टिंग करके एक टेस्ट होता है, वो करना चाहिए। सो ये तो हमें लोकल डिसीज़ के बारे में बताएगा, बट बाकी पूरी बॉडी के डिसीज़ के बारे में हमें एक मेटास्टेटिक वर्कअप करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि ट्यूमर पूरी बॉडी में कहीं तो नहीं फैल गया, तो उसके लिए एक पेट स्कैन का टेस्ट होता है विद कॉन्ट्रास्ट। सो वो हमें स्टेज ऑफ डिसीज़ बताता है कि कहाँ पर आपका कहाँ पर ट्यूमर का फैलाव है और स्टेज कौन सी है। तो ये चीज़ें हुई, तो इनसे तो हमें पता चला बीमारी कहाँ है। बट हमने अभी बात की थी कि वैरायटी ऑफ ट्यूमर, ER-PR पॉजिटिव है कि नहीं, हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट आपको कैसे दें, उसके लिए बायोप्सी। तो एक होता है FNAC, जिसमें हम सिर्फ नीडल डाल के ये देखते हैं कि उसमें कैंसर सेल्स हैं कि नहीं। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू डू अ बायोप्सी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और उससे हम आगे का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और बाकी जो सिम्टम्स होंगे, आपके कुछ ब्लड टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और अगर कहीं पे मेटास्टेटिक हमें डाउट हो रहा है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक MRI कराना पड़ सकता है। कोई ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो MRI कराना पड़ सकता है। तो हमने डायग्नोसिस के बारे में पता लगा लिया, आपने सेल्फ एग्जामिनेशन से शुरुआत की, और कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक होगा, पेशेंट टू पेशेंट होगा, जैसे आपने कहा अलग अलग टाइप के कैंसर होंगे। सो बहुत ब्रीफ में आप बताइए कि अगर लेटर से किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो ब्रीफली ट्रीटमेंट कैसे चलती है उसकी? सो किसी भी ब्रेस्ट महिला को जिसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया है, तो एक तरह से मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो 4 या 5 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसमें आप उस ट्यूमर को निकाल देंगे। तो आजकल हम लोग हर महिला को ब्रेस्ट कंप्लीट रिमूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वी कैन डू अ पार्शियल रिमूवल, तो महिला की डिग्निटी को हम मेंटेन कर पाते हैं। सो एक ट्रीटमेंट हुई सर्जरी, ब्रेस्ट की भी और आर्मपिट की। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, जिसमें कि दवाइयों के द्वारा, जो कि ओरल पिल्स भी हो सकती हैं और नस के थ्रू, या एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको पिकलाइन या कीमोपोर्ट बोलते हैं, उसके थ्रू दी जाती है। तीसरा ट्रीटमेंट मैंने कहा कि अगर हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है तो हम एंटी हार्मोन मेडिसिन देंगे, तो वो हार्मोन का ट्रीटमेंट की टैबलेट्स होती हैं या इंजेक्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं, जो 5 से 10 साल तक दिए जाते हैं। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, जैसे कि अगर कोई HER2 पॉजिटिव ट्यूमर है तो उस स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट ट्यूमर होता है। और एक और ट्रीटमेंट है रेडिएशन, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्यारा पेनलेस ट्रीटमेंट है, जिसमें किरणों के द्वारा ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है, जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें एक बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किरणों के द्वारा ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। तो जिस भी महिला का कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल नहीं हुआ है, उसको तो रेडिएशन हमें देना ही देना है, ये रूल है। अगर किसी का कंप्लीट रिमूवल हुआ है तो कुछ लोगों को ब्रेस्ट में रेडिएशन हमें देना पड़ेगा, वो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट या बायोप्सी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो लेफ़्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं होती हैं,
उनके लिए हम लोग एक बहुत स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जो हम अपने सेंटर में करते हैं, सारे सेंटर्स नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड। इसका मतलब है कि महिला को सांस लेना सिखाया जाता है और एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग साइकिल में, जैसे कि हम उनको कहते हैं कि लंबा सांस रोक के रखें, जिससे कि उनका हार्ट और लंग्स जिस एरिया को ट्रीट करना है उससे दूर हो जाएं, तो उससे हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उनको कोच करते हैं ब्रीथ करना। और लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट राइट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट से डिफरेंट होता है, तो उससे हम उनके हार्ट को और लंग के डोजेस को बहुत कम कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने डायग्नोसिस से स्टार्ट की, हमने ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम बार बार लेते हैं सारे एपिसोड में, वो प्रिवेंशन के ऊपर है। तो अब हम प्रिवेंशन के ऊपर आ जाते हैं। दो सवाल हैं आपसे और एक छोटा सा सवाल बाद में लास्ट में पूछूंगा। इज़ ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल? दैट इज़ वन। एंड इफ़ इट इज़, व्हाट शुड बी डन कि वो प्रिवेंशन की तरफ हम जाएं? और जेनेटिक्स पे आपने थोड़ा सा टच किया था, तो जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज है या जेनेटिकली वो थोड़ा ज़्यादा डेंजर में है ब्रेस्ट कैंसर होने की? इसके लिए कोई टेस्ट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करवाई जानी चाहिए या कराई जा सकती हैं? इसके बारे में ज़रा बताइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोटापा, ठीक है। जो बच्चे बचपन में मोटे होते हैं या जिनका मिड सेक्शन मतलब एब्डोमिनल फैट वाला, जिन महिलाओं में या जिन बच्चों में मिड सेक्शन फैट बहुत ज़्यादा होता है, उनको बाद में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आजकल बहुत महिलाएं जॉब करती हैं, सो दे डोंट ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन, इट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, इट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो ओबेसिटी से बचिए, स्मोकिंग, अल्कोहल से बचिए, डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एंड एज आई सेड, बी अवेयर ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, और एक चीज़ जो हम शायद हमें टच करना भूल गई कि 1% मेल्स कैन ऑल्सो हैव कैंसर विच इज़ ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली। तो जितने भी मेल्स हमारे इस एपिसोड को सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको भी निप्पल के आसपास कोई अल्सरेशन होता है, कोई डिस्चार्ज होता है, तो ये मत सोचिए कि हमें नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, तो मेल्स आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो वो भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे। और एक है एक्सरसाइज। जो लोग एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 days एटलीस्ट इन अ वीक जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा कम होता है, और जिनको हो गया है उनकी बीमारी वापस आने का खतरा भी कम होता है इफ़ दे कीप ऑन एक्सरसाइजिंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। थोड़ा रिफाइंड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड, सॉल्टी फूड वो आप अवॉइड करिए। गो फॉर मोर ऑफ ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। और हमारी जो किचन है उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं विच आर एंटी कैंसर। हल्दी है, हमारी अदरक है, लहसुन है, जीरा है, तुलसी है, क्लोव्स हैं, इसके अलावा नट्स हैं, ब्राज़ीलियन नट्स, फ्लैक्स सीड्स, दे आर ऑल कैंसर प्रोटेक्टिव। तो हमें उन चीज़ों का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। और आपने एक और सवाल पूछा कि जेनेटिक फैक्टर्स कौन से हैं। तो अगर बहुत कम उम्र में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यानी 40 से पहले या 50 से पहले, और जिनका ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है, उनको डेफिनेटली, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं BRCA1 एंड BRCA2। BRCA1 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, और BRCA2 ओवेरियन कैंसर का रिस्क हमें बताता है। तो अगर BRCA पॉजिटिव ट्यूमर्स हैं तो उनमें हम कभी कभी प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी की बात करते हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डॉक्टर इंदु बंसल ने जो हमारे से बातें की, उनका जो जिस्ट ये निकला है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाए या उसको कर लिया जाए। छोटी छोटी टेक्निक से फिज़िकल एग्जामिनेशन कीजिए, अगर कोई लंप नज़र आए तो अपने डॉक्टर से मिलिए। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही खान पीन के बारे में, और आई थिंक स्ट्रेस के बारे में वो एप्लीकेबल है कि स्ट्रेस भी अगर कम रखें तो उसका भी कोरिलेशन कैंसर के साथ है। जितने भी डॉक्टर्स से अभी तक मैंने बात की है, सब ने कहा कि अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खान पीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसके ऊपर ध्यान दें। फिर उन्होंने डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बताई, मैमोग्राफी के बारे में बात की, उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में बात की, और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया। मेरे ख्याल से जो ओवरऑल उन्होंने ये बोला कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो, पहले पता चल जाए, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटेबल इन क्वाइट अ नंबर ऑफ केसेस।
अर्ली डिटेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर। और बहुत अच्छी टेक्निक्स और बहुत बेटर टेक्निक्स अब आ गई हैं दुनिया में, अगर जिनको होता है, हमारी बहनों को या भाइयों की भी आप इन्होंने बात की कि हो सकता है मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर, तो इसके ऊपर काफ़ी हमें काबू किया जा सकता है। और अगर मैंने जैसे पहले भी कहा, डॉक्टर इंदु बंसल से अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, डॉक्टर इंदु बंसल ने जैसे कहा कि वो पैशनेट हैं वो कैंसर के बारे में, तो www.narayanahealth.org में जाइए, जो इस समय स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, या जो QR कोड इस समय स्क्रीन पे है उससे हमारा NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे भी आप ये जानकारी ले सकते हो। तो अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मेरी रिक्वेस्ट खाली ये है कि इनको सुनते रहिए, जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, उनके आंसर्स हमारे डॉक्टर्स देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। Experience the care of Narayana Health.